हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इससे पहले, अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम करने जा रहे हैं उसके एमसीक्यूज। ठीक है बच्चे, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हमने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा। कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एमसीक्यू करने से आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपने पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन होने की वजह से आपको और ज़्यादा थोड़ा सा इजी लगेगा इन चीज़ों को करना। ठीक है, तो आज हम थोड़े से एमसीक्यू ट्राई करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यू है वो क्या है, दैट इज द एडम्स एप्पल इज अनदर नेम फॉर। ठीक है, एडम्स एप्पल। अब हमने इतना सारा पढ़ा है, ठीक है, उसमें से मैंने कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे निकाले हुए हैं जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, एग्जाम में, है ना। और किस तरह से आपको उन चीज़ों को रीड करना है दोबारा या पढ़ना है। कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है बच्चे, हम पढ़ तो लेते लेकिन स्टिल हमें, जब तक हम एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती। तब तक हमें नहीं पता चलता कि हम उस चीज़ को कैसे रीड करें। ठीक है, तो रीड करने का जो वे है, जो रीड कैसे करना है या किसी चीज को समझना कैसे है या कोई लाइन है तो वो कैसे आ सकती है एमसीक्यू में, वो तभी होगा जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, लेकिन ये नहीं है कि इसके अलावा आप कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करने वाले। यहाँ पे मैं करवा दूंगी, लेकिन बाद में भी जाके आपको थोड़ा बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसीलिए इसी से क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। इसी से आपके एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। सिर्फ रीडिंग से नहीं चलेगा, आपको साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। शुरुआत में आपको यहाँ से करवा दूंगी, लेकिन नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो आपको साथ साथ में करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, दैट एडम्स एप्पल इज अनदर नेम फॉर। ठीक है, हमने पढ़ा था एडम्स एप्पल। ठीक है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था बच्चे, है ना। एडम्स एप्पल, लैरिंग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लैरिंग्स के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। लैरिंग्स में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जो कार्टिलेज है, दैट इज थायराइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज। इसके पोस्टीरियर साइड पे, किस पे बच्चे, पोस्टीरियर साइड पे। लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट था, ट्रैकिया के ऊपर। कहाँ पे प्रेजेंट था, ट्रैकिया के ऊपर। ठीक है बच्चा, लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट था, ट्रैकिया के ऊपर। ठीक है बच्चे, अब लैरिंग्स जो बॉक्स है उसको क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं हम, वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। क्यों, क्योंकि वहां पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, वहां से क्या प्रोड्यूस होती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। अब वहां से वॉइस प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बच्चे, ठीक है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट किन में होते हैं, यहाँ पे इसके पोस्टीरियर साइड पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उतना ही ज्यादा जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है, ये कौन सा है, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है बच्चे, उतना ही ज्यादा वो प्रोमिनेंट होगा। क्या होगा, उतना ही ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, थायराइड कार्टिलेज उतना ही ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, जितना ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। अब मेल्स में क्या होता है, ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है उनमें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसकी वजह से जो ये थायराइड कार्टिलेज है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ज्यादा प्रोमिनेंसी की वजह से उसको मेल्स में क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं बच्चे, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। और ये मेल में ही बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लगाएं, आंसर लगाएं, तो साउंड बॉक्स इन बर्ड्स, नो, है ना। साउंड बॉक्स इन मैन, डेफिनेटली थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस। थायराइड कार्टिलेज के अंडर भी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, इसलिए थायराइड कार्टिलेज ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगा। तो बेसिकली हम बोल किसको सकते हैं, दैट साउंड बॉक्स इन मैन। किसमें, साउंड बॉक्स इन मैन। होता तो मैन में ही है, विमेन में हम एडम्स एप्पल उस चीज को नहीं बोलते। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, साउंड बॉक्स इन मैन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग लाइक कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्सिस, है ना। लैरिंक्स मैंने आपको पढ़ाया है कि वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, लैरिंग्स में भी बच्चे लेकिन 6 कार्टिलेजेस होते हैं, 3 पेयर्ड होते हैं। और 3 कौन से होते हैं, 3 पेयर्ड होते हैं। 3 कौन से होते हैं, अनपेयर्ड। कौन से होते हैं, अनपेयर्ड। ठीक है, अब इन्होंने बोला रिंग लाइक कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, एंटीरियर साइड पे 3 जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, अनपेयर्ड। कौन से होते हैं, अनपेयर्ड। ठीक है, अनपेयर्ड में से ट्रैकिया है बच्चे, यहाँ पे मान लो लैरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स का जो लास्ट वाला कार्टिलेज है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होगा वो, ऐसे रिंग शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रीकोइड कार्टिलेज। क्या बोलेंगे बच्चे, क्रीकोइड
कार्टिलेज आगे जो 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं, जिनमें एक एपिग्लोटिस होता है, एक थायराइड कार्टिलेज है जो ये वाला है, ठीक है बच्चे। इसके नीचे यहाँ पे एक क्रिकॉइड कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है जो रिंग शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या होगा, रिंग लाइक कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्सिस, क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्या बोलेंगे इसको, क्रिकॉइड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहले, अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है बच्चे, कि अगर 4 ऑप्शंस दी हुई हैं इसमें से, तो पहली 2 ऑप्शंस ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। बाकी तीसरी चौथी तो देखने की जरूरत ही नहीं है, जब पहली दूसरी एक दूसरे के ऑपोजिट है तो डेफिनेटली इनमें से एक कोई रॉन्ग है, बाकी सारी क्या होंगी, सही। अगर हम इतना भी दिमाग लगाएं तो चारों को पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि पहली दूसरी स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब इनमें से एक सही है और एक क्या है, गलत, एक सही है एक क्या है, गलत, ठीक है। वेट, एक सही है एक कौन सी है, गलत, ठीक है। अब चलो फिर भी हम पढ़ लेते थे थर्ड स्टेटमेंट, इन द लंग्स ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन्स इनटू अ ब्लाइंड चैम्बर, द इन्फंडिबुलम और एल्वियोलाई, ये हमें पता है कि एल्वियोलर डक्ट आती है, देन ये किसमें खुलती है, एल्वियोलाई में, बलून शेप स्ट्रक्चर्स होती है दैट आर एल्वियोलाई में, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसमें कोई ओपनिंग नहीं है ना, एल्वियोलाई से कोई बाहर से कोई ओपनिंग नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक, क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब है कि बाहर से कोई ओपनिंग नहीं है, ब्लाइंड है, बिल्कुल बंद है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्लूरेसी इज अ पेनफुल कंडीशन विच रिजल्ट्स इफ द प्लूरा becomes inflated due to over production of fluid between them। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट सेकंड में क्या है, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली। बट प्लूरेसी भी क्या है बच्चे, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उनमें हो जाती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की वजह से जब भी हम सांस लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, भयंकर पेन होती है बच्चे, क्या होती है, पेनफुल कंडीशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरेसी, क्या बोलेंगे, प्लूरेसी। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमने लंग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर लंग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर उन्होंने बोला लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब बच्चे कि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स है ना, मतलब 2, और राइट लंग में कितनी है, 3 लोब्स, कितनी बोली है, 3 लोब्स, 1 2 3 1 2, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये। अब सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि लेफ्ट लंग में कितने लोब्स हैं, 3 लोब्स, कितनी है, 3 लोब्स, कितनी बोली इन्होंने, 3 लोब्स, ठीक है। और राइट लंग में इन्होंने कितनी बोली है, 2 लोब्स, कितनी बोली है, 2 लोब्स। अगर हम देखें, एक चीज से हम लोब्स को याद कर सकते हैं, आपको बस एक नंबर याद करना है, दैट इज 32। कौन सा, 32। 32 से क्या है कि राइट लंग में कितनी है, 3 लोब्स, और लेफ्ट राइट लंग में कितनी है, 3 लोब्स, और लेफ्ट लंग में कितनी होंगी, 2 लोब्स, कितनी होंगी, 2 लोब्स। सिंपल सी बात है, 32 नंबर आपको याद करना है। कैसे याद करना है कि राइट लंग में कितनी है, 3 लोब्स, और लेफ्ट लंग में कितनी होंगी, 2 लोब्स, ठीक है। 3 2, तो मतलब हमारे पास राइट लंग में 3 लोब्स है और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स है, तो मतलब कि फर्स्ट वाला जो है वो सही है, फर्स्ट वाला जो है वो सही है, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला आंसर जो है बच्चे, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती है, राइट लंग में 3 लोब्स होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लंग हैज 3 लोब्स एंड राइट लंग हैज 2 लोब्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या बोला हुआ है कि रिब्स मूव आउटवर्ड्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली 2 मसल्स हेल्प कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन के टाइम 2 मसल्स हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज डायफ्राम, फर्स्ट इज डायफ्राम, एंड सेकंड इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ना। इंटरनल भी करते हैं, लेकिन जब फोर्स्ड इंस्पिरेशन करेंगे हम, ठीक है, सॉरी, फोर्स्ड इंस्पिरेशन करेंगे तब कौन से मसल्स हेल्प करेंगे बच्चे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, कौन से, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो
नॉर्मली अगर हम देखें तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स ही हैं जो हमें इंस्पिरेशन में एक्सपिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम पूछा जाए ट्रिप्स मूव आउटवर्ड, आउटवर्ड मूव क्यों करेंगे? क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन किस मसल्स की होती है? इंटरकोस्टल मसल्स। किनकी होगी? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम। हाँ, टाइडल वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस है, चारों को पढ़ के देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन एंड आउट इन वन नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन आउट बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन। नो, फोर्स्ड वाला नहीं था। ठीक है, डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन आउट बाय फोर्स्ड एक्सपीरेशन नहीं, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन था। सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल रॉन्ग है। फोर्थ है फोर्थ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स। नो बच्चे, जो लंग्स में रिमेन रहती है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये लास्ट वाले तीन ऑप्शंस कट हो गई। हमारे पास हमने बोला नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी दैट विल बी फर्स्ट, फर्स्ट आंसर विल बी राइट। कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर विल बी राइट। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्पायरोमीटर। ठीक है, जिनको हम स्पायरोमीटर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। देखो, जो तो वॉल्यूम हम बच्चे निकाल रहे हैं, इंस्पिरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तो स्पायरोमीटर क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। ठीक है, स्पायरोमीटर को, स्पायरोमीटर के दौरान वो तो मेजर हो सकती हैं कि कितनी वॉल्यूम हम इंस्पायर कर रहे हैं, कितनी वॉल्यूम हम एक्सपायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, फोर्सली फोर्सफुली कितनी इंस्पायर कर पा रहे हैं, फोर्सफुली कितनी एक्सपायर कर पा रहे हैं ना। स्पायरोमीटर में क्या होता है कि हमें थोड़ी सी वो फूक मारनी होती है। ठीक है बच्चे, फूक मारनी होती है, उससे हमारा जो होता है, एक तो लंग्स की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, उससे दूसरा हम उससे ये मेजर कर सकते हैं कि हम कितना हद तक जो है इंस्पायर कर पा रहे हैं, कितनी वॉल्यूम हम इंस्पायर कर पा रहे हैं, कितनी वॉल्यूम एक्सपायर कर पा रहे हैं। उसमें अगर आपने देखा हो तो स्पायरोमीटर, उसमें छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, जब आप फूक मारते हो तो वो बॉल्स ऊपर को मूव करती हैं। जैसे आप जोर लगाते हो, जैसे आप क्या बोलते हैं, एक्सपायर करते हो, ठीक है बच्चे, है ना, फूक मारते हो, तो उससे क्या होगा? वो बॉल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी, उससे आपका वो कैपेसिटी पता चलती है, आपकी कैपेसिटी पता चलती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लगा लो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी लगा लो, तो उससे आपका वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है स्पायरोमीटर के थ्रू। ठीक है बच्चे, अब स्पायरोमीटर के थ्रू जब पता चल रहा है कि जो इंस्पायर हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम पड़ी ही लंग में हुई है, ना तो वो इंस्पायर कर पा रहे हैं हम, ना उसको एक्सपायर कर पा रहे हैं, तो उस वॉल्यूम को क्या मेजर कर पाएगा स्पायरोमीटर? नो, उस वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपको बताया था जो वॉल्यूम ना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन भी एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है, एक्सचेंज नहीं होती और लंग्स में ही हमेशा पड़ी रहती है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन सी है वो? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते थ्रू स्पायरोमीटर। ठीक है बच्चे, पायरोमीटर के थ्रू उसको मेजर नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, partial pressure of oxygen in the inspired and expired air is respectively। inspired air में और expired air में जो partial pressure of oxygen है वो कितना होता है? that is 158 and 116 mm of Hg। कितना होगा हमेशा? inspired air में कितना होता है? 158 mm of Hg and expired air में कितना होगा बच्चे? 116 mm of Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दैट वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज अ मैक्सिमम ऑफ। आपको पता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितनी बीटा चेन्स होती हैं बच्चे? टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स। टू अल्फा चेन्स, फोर चेन्स होती हैं। ठीक है, फोर चेन्स होती हैं। अब इनमें से दो अमाइनो एसिड की फोर चेन्स होती हैं। ठीक है, फोर चेन्स होती है, उसमें से दो बीटा एंड दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं, दो अल्फा चेन्स होती हैं। ठीक है बच्चे, इनमें से भी इनके ऊपर चार हीम ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? फोर हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर चेन पे एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो कैरी करते हैं।
एक हीम ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करेंगे, तो एक हीमोग्लोबिन के पास कितने हीम ग्रुप होते हैं? 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे कितने मॉलिक्यूल कैरी कर सकते हैं? ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकते हैं। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकते हैं? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये कैरी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज, ठीक है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कितना करेगा? सिंपल सी बात है, अगर हम ले 1 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ml ऑफ ऑक्सीजन कितना ब्लड कैरी करता है? दैट इज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कैरी करता है? कैरी कितना करेगा बच्चे? 19 टू 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना कैरी करेगा? 19 टू 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बदल जाए, अगर ये बोले कि कितना डिलीवर करेगा टिश्यूज को, कितना टिश्यूज को डिलीवर करेगा 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो टिश्यूज को कितनी डिलीवर होगी बच्चे? 5 ml। कितनी डिलीवर होगी? 5 ml। लेकिन कैरी कितनी करेगा? 19 टू 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच कंडीशन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन शिफ्ट्स टू राइट ऑफ द नॉर्मल कर्व अकॉर्डिंग टू बोहर्स इफेक्ट। आपको पता है राइट को ये कब शिफ्ट करती है? राइट को ये कब शिफ्ट करती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? देखो, राइट को कब शिफ्ट करेगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगी। राइट को कब शिफ्ट करेगी? जब एफिनिटी कम होगी हीमोग्लोबिन की। क्या होगी? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो अटैचमेंट है, जो अफिनिटी है, वो कम होगी। और कम कब होगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो P50 भी क्या होगी बच्चे? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। P50 भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो पीएच क्या होगी? डेफिनेटली जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो वहां पे पीएच क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है बच्चे? डिक्रीज होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे देखो, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन लो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा होता तो ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा होती, तो शिफ्ट टू लेफ्ट होता, ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट होता, ठीक है बच्चे, लेफ्ट होता और वहां पे ऑक्सीजन अटैचमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन एसोसिएशन ज्यादा होती है। लेकिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या होगा? शिफ्ट टू राइट कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है और पीएच क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? राइज इन द P50 विद एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। और नेक्स्ट आंसर क्या है? डिक्रीज इन पीएच। तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ, बोथ 2 and 3, बोथ 2 and 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। आपको मैंने बताया था जब एल्वियोलर वॉल्स जिस डिजीज में डैमेज हो सकती हैं उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे बच्चे? एम्फेजिमा। क्या बोलेंगे? एम्फेजिमा। कितनी बार स्मोक करने से धीरे धीरे क्या हो जाता है? वॉल्स डैमेज होने लग जाती है। क्या हो जाती है? वॉल्स डैमेज होने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फेजिमा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? एम्फेजिमा। देखो, अस्थमा, एस्मा, सॉरी अस्थमा नहीं बोलेंगे, एस्मा बोलेंगे, ठीक है। एस्मा में क्या होता है? सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एलर्जी होती है, किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है। अगर बाय चांस वो एलर्जन हमारे लंग्स में चला जाता है तो क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, हमारी ब्रोंक्योल्स में, है ना, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो जो पाथ होगा वो नैरो हो जाएगा, एयर के लिए नैरो हो जाएगा, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। अब अगर मैं देखूं एटिलेक्सिस, एटिलेक्टेसिस क्या होता है बच्चे? एटिलेक्टेसिस होता है कि जब एल्वियोलाई में, ठीक है, एक तो जो कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम। एक टाइप 2 सेल के, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? टाइप 2 सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको, ठीक है, टाइप 2 सेल्स जिनको हम बोलते हैं लेसिथिन। क्या बोलते हैं? लेसिथिन। ए एज अ सर्फेक्टेंट काम करता है। किस तरह से काम करता है बच्चे? एज अ सर्फेक्टेंट काम करता है। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है? अल्वेओलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। क्या करता है? कोलैप्स होने से बचाता है। लेकिन जब ये सर्फेक्टेंट नहीं होता, जब लैक ऑफ सर्फेक्टेंट हो, ये लैक ऑफ लेसिथिन हो हमारे एल्वेओलाई में, ठीक है, तो उस टाइम जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं? एटिलेक्टेसिस। क्या बोलेंगे? एटिलेक्सेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? एम्फेजिमा। क्या आएगा?
एम्फिजीमा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज इज इनएडिक्वेट। देखो जब तो ऑक्सीजन सप्लाई इनएडिक्वेट हो, क्या हो, इनएडिक्वेट हो, ठीक है। देखो एनोक्सिया का मतलब तो है बिल्कुल ही नहीं ऑक्सीजन जा रही, ठीक है। एनोक्सिया बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं जा रही। एस्फिक्सिया एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, एबनॉर्मल, और जहां पे ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल लो हो जाए, कहाँ क्या हो जाए, बिल्कुल लो हो जाए, ठीक है ना। एस्फिक्सिया तो उसमें जिसमें हम सांस ही नहीं ले पा रहे, ठीक है। और हाइपोक्सिया क्या है कि टिश्यूज को ऑक्सीजन कम जा रही है, क्या जा रही है, इनएडिक्वेट लेवल में जा रही है, जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जा रही। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम, तो इनएडिक्वेट अमाउंट में टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, दैट डिजीज इज नोन एज हाइपोक्सिया, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया, ठीक है। अब एस्फिक्सिया मैंने बताया जिसमें हमें ब्रीद करने में प्रॉब्लम होती है बच्चे, ब्रीद करने में प्रॉब्लम मेनली तब होती है, एस्फिक्सिया मेनली तब होता है जब ऑक्सीजन का लेवल फॉल कर जाता है। ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ऑक्सीजन का लेवल फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली, ठीक है। एरोबिकली ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में मेटाबोलाइज नहीं कर सकता जो सेल, देखो जब एरोबिकली, ठीक है, ये प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वेट, ठीक है, ये प्रोसेस के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी होती है बच्चे, वेट, हमारा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाता है, या मतलब ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में मेटाबोलाइज करने में, वो भी एरोबिकली मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। लेकिन रेड ब्लड सेल्स के पास क्या होता है बच्चे, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं वो सारी सेल ऑर्गेनेलीज वो लूज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। इनके पास कोई भी तरह की सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, ना ही इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्या होता है, ना ही इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो इसकी एब्सेंस की वजह से क्या हो सकता है, क्या होता है कि ये एरोबिकली परफॉर्म ही नहीं कर पाते, एरोबिकली ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, दैट विल बी रेड ब्लड सेल्स। कौन सा आएगा बच्चे, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ, ट्रैकिया किसके लेवल पे डिवाइड करते हैं, ट्रैकिया डिवीजन मतलब, या ये ट्रैकिया बच्चे हमारा, ये कौन से लेवल पे, ये कौन सा लेवल है जहां पे ट्रैकिया बाइफरकेट करता है, मतलब डिवाइड करता है, दैट विल बी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कौन सा होगा बच्चे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, आंसर विल बी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल भी नहीं, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, कौन सा वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको इसके एमसीक्यू करवा दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप जितने जितने एमसीक्यू ट्राई करोगे उतना ही आपका जो है वो चैप्टर की रिवीजन होगी। एमसीक्यू करने से ही बच्चे रिवीजन होगी, अगर आप बोल रहे हो सिर्फ पढ़ने से आपको एमसीक्यू आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स हम किसी चीज को किसी और तरीके से पढ़ रहे होते हैं और उसका एमसीक्यू किसी और तरीके से मोल्ड होके आ जाए, तो बेटर है आपकी प्रैक्टिस रहे, ठीक है, बेटर है आपकी प्रैक्टिस रहे, प्रैक्टिस रहेगी तो आपको भी इजी होगा, आपको भी ज्यादा तरीके से वो चैप्टर समझ आएगा, ठीक है, और बेनिफिशियल होगा। एक बार पढ़ने से दोबारा एमसीक्यू लगाने से वो कोई बेनिफिट नहीं है, दोबारा दोबारा पढ़ते जाओ, फिर पढ़ते जाओ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एमसीक्यू की तब तक आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इसको भी साथ साथ में रिवाइज करो और नए नए एमसीक्यू और ज्यादा प्रैक्टिस करो इस चैप्टर की, ताकि चैप्टर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चे, दैट विल बी एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।